हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे न्यूमोथोरिक्स और हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स की। ठीक है, तो एक एक्सरे में आपको दिखाता हूँ। देखिए, दिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स क्या था? प्रेजेंस ऑफ द एयर इनसाइड द प्लूरल स्पेस। ठीक है, तो अब इस एक्सरे को आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेस्कुलरिटीज़ आपको दिख रही है, तो नॉर्मल लंग हो गया। यहाँ पे वेस्कुलरिटी नहीं है, पूरा ब्लैक दिख रहा है, और साथ में एक वाइट लाइन आपको यहाँ तक दिख रही है। तो ये लाइन पूरा यहाँ तक आ रही है, मतलब बोल सकते हो लगभग ऑल फुल चेस्ट वॉल को कवर कर रही है। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स। तो नीचे हो गया हाइड्रो मतलब फ्लूइड, और न्यूमोथोरिक्स मतलब एयर, न्यूमो मतलब एयर। ठीक है, तो हाइड्रो फ्लूइड एंड एयर इनसाइड द प्लूरल स्पेस। तो दिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स। एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, अब ये इनसाइड द केविटी भी फ्लूइड हो सकता है। एक बड़ी केविटी यहाँ पे हो, जो सब प्लूरल केविटी हो। ठीक है, नीचे फ्लूइड भरा हो, इतनी बड़ी केविटी हो रही हो। यूजुअली इतनी बड़ी केविटी नहीं होती, बुल्ला इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्टेड बुल्ला हो, फ्लूइड भरा हो, तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको सेम साइड एब्सिलेटेड डॉक्यूमेंटस व्यू करवाना होता है। तो उसके अंदर यदि हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स है तो ये फ्लूइड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्प्रेड हो जाएगा, और एयर है वो एंटी ग्रेविटी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। लेकिन इन्फेक्टेड बुल्ला है या कैविटी है इतनी बड़ी, तो ये फ्लूइड है वो यहाँ से आधा, जो कैविटी की वॉल है ना, कैविटी यहाँ से यहाँ तक रहेगी, पूरी ऊपर तक नहीं होती। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग इतनी ही स्प्रेड होगा वो, है ना, आगे वो यहाँ आगे तक स्प्रेड नहीं होगा। और एयर है वो भी यहाँ पे कलेक्ट होगी, पूरी आगे तक कलेक्ट नहीं होगी। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स है या एयर फ्लूइड लेवल इनसाइड द प्लूरल केविटी, इनसाइड द कैविटी है, मतलब पेरेन्काइमा में है, या फिर बुल्ला के अंदर, वो भी पेरेन्काइमा में ही होता है। एक एग्जांपल मैंने बोला था प्लाक। प्लूरल प्लाक क्या होता है? देखिए, ये देखिए, आप फुल कैल्सिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर तक जा रहा है। ठीक, यूजुअली सीपी एंगल कवर नहीं करते, क्योंकि सीपी एंगल यहाँ पे आपको ब्लड क्यों दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि साथ में इफ्यूजन भी हुआ था, प्लूरल थिकनिंग भी यहाँ पे है, और साथ में ये प्लूरल प्लाक यहाँ पे बना हुआ है। खाली प्लूरल प्लाक होता है, एस्बेस्टोसिस होता है, इफ्यूजन नहीं होता, तो वो यूजुअली सीपी एंगल को कवर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ रहे वीडियोज़ में प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या हो गया? abnormal fluid in the pleural space, abnormal fluid in the pleural space। अब देखिए, प्लूरल स्पेस होता है बहुत ही थिन होता है। ठीक है, एक थिन पोटेंशियल स्पेस होता है कहाँ पे? बिटवीन द टू प्लूरास। विसरल प्लूरा जो लंग के ऊपर चिपकी होती है, पेरेन्काइमा के ऊपर चिपकी होती है, और पैराइटल प्लूरा जो चेस्ट वॉल को कवर कर रही है, या फिर आप बोलते तो लंग को कवर करते हैं, चेस्ट वॉल के साइड होती है। बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है, उसमें बहुत ही कम, लगभग 10 to 15 ml तक मैक्सिमम प्लूरल फ्लूइड होता है दोनों साइड में। ठीक है, लेकिन अब भी अबनॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया अमाउंट पे, तो वो एक, उसको अपन क्या बोल देंगे? प्लूरल इफ्यूजन। तो एक चेस्ट एक्सरे की मैं बात कर रहा हूँ। इफ्यूजन में चेस्ट एक्सरे कैसे दिखता है? अगेंस्ट द वॉल आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको लंग जो है वो हार्ट यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन हार्ट यहाँ आगे तक आ गया है। ठीक है, इतना लंग आपको नहीं दिखा। देखिए हार्ट कहाँ तक आ गया, आगे तक पूरा आ गया। तो हार्ट मतलब मीडियस्टम लग रहा है जैसे हार्ट टेढ़ा हो गया, तो दिस इज मीडियस्टम शिफ्ट, तो लोअर मीडियस्टम शिफ्ट हो जाती है। और ये आपको एक ओपेसिटी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये जो डायफ्राम है वो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे नीचे भी फ्लूइड भरा हुआ है, और ये फ्लूइड ऊपर चला गया। मतलब ये जो पोटेंशियल स्पेस है उसमें आपको कैपिलरी रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, जब कैपिलरी रिएक्शन से ये फ्लूइड ऊपर चला जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं इलीज एस कर्व। इलीज एस कर्व कैसे हुआ एस? क्योंकि जो एंटीरियरली है वो फ्लूइड यहाँ पे रहेगा, एक्जिला के अंदर ऊपर रहेगा, एंटीरियरली ऐसे है, एक स्लोप बना रहा है वो, एक्जिला के अंदर फ्लूइड यहाँ पे है, और पोस्टीरियर भी फ्लूइड यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्लोप बना रहा है। तो ये स्लोप बन के ऐसे स्लोप बना, मतलब एक एस की तरह हो गया वो, एस कर्व ऐसे। तो इलीज एक साइंटिस्ट का नाम है, एस शेप ये दिखता है, तो ये इलीज एस कर्व इसको बोला जाता है। ठीक है, एक और केस देखिए, सेम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक फीमेल पेशेंट है, इसमें यहाँ पे ब्रेस्ट शेडो आपको दिख रही है, और साथ में ये फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, ये यूजुअली लोकुलेटेड फ्लूइड हो सकता है, क्योंकि ये डी शेप यहाँ पे आपको दिख रहा है, डी शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये फ्लूइड लोकुलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि मीडियस्टम शिफ्ट यहाँ पे देखिए नहीं है, हार्ट यहाँ तक आ रहा है। इतना ज़्यादा फ्लूइड होता है तो मीडियस्टम शिफ्ट उधर हो जाता है, तो इतना हार्ड नहीं है। इसकी अपन बात करेंगे लोकुलेटेड फ्लूइड क्या होता है। पहले अपन बात करें नॉर्मल जनरल, जब प्लूरल इफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो चेस्ट एक्सरे में आपको क्या क्या मिलेगा? ठीक है, सबसे पहला ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इन प्लूरल इफ्यूजन इज ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल। ठीक है, क्लोस्ट्रोफेनिक एंगल है, उसकी ब्लंटिंग यहाँ पे हो जाएगी। आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्लोस्ट्रोफेनिक एंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, जो एंगल बन रहा है वो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको नहीं दिख रहा है, ये ओपेसिटी आ गई है, ब्लंटिंग इसकी हो गई है। ठीक है,
कार्डियोफ्लेंजियल ब्लंटिंग भी हो सकती है, जब इफ्यूजन थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा, तो जैसे इसके अंदर देखिए कार्डियोफ्लेंजियल भी ब्लंटिंग है, उतना क्लियर थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे डायफ्राम ऐसा आ रहा है, ये हार्ट यहाँ आ रहा है, तो उतना ब्लंट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्लंटिंग है। डायफ्रामेटिक कंटूर पार्शियली और कंप्लीटली ओब्लिटरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पार्शियली ओब्लिटरेटेड है, आपको डायफ्राम थोड़ा सा, आपको डायफ्राम यहाँ पे दिख रहा है, इधर आगे तक डायफ्राम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए डायफ्राम यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा डायफ्राम आपको यहाँ तक भी दिख रहा है ना, तो डायफ्राम आपको दिख रहा है, थोड़ी अंडर एक्सपोज फिल्म में थोड़ा सा लग रहा है ना। तो यहाँ पे डायफ्राम आपको यहाँ पे आगे दिख रहा है, लेकिन मतलब एंटीरियर पार्ट दिख रहा है, उसमें मीडियल हाफ दिख रहा है, लेटरल हाफ आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे सिलआउट साइन पॉजिटिव। तो डायफ्राम की बात करें, डायफ्राम कंटूर की बात करें, उसका पार्शियली कंप्लीटली लॉस यहाँ पे हो जाएगा। फ्लूइड विद इन हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक फिशर, यस, ऑब्लिक फिशर जो यहाँ पे होती है, जो हॉरिजॉन्टल फिशर होती है, उसके अंदर भी फ्लूइड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस है, ये देखिए मेनिस्कस यहाँ पे बन रहा है, कॉनकेव मेनिस्कस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मेसी इफ्यूजन होता है तो वाइट आउट ऑफ द लंग भी आपको मिल सकता है, उसकी डीडी की अपन बात करेंगे, वाइट आउट ऑफ द लंग क्या होता है। तो अब मेसी इफ्यूजन का मतलब हो गया, वो आपको समझा देता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट और मेसी। माइल्ड क्या है, जब आपकी ये फर्स्ट एंटीरियर रिब होगी, सेकंड एंटीरियर रिब होगी, थर्ड एंटीरियर रिब और फोर्थ एंटीरियर रिब, तो फोर्थ एंटीरियर रिब के नीचे नीचे तक ही आपको ओपेसिटी दिख रही है, लेकिन ये वहाँ तो देखिए ऊपर भी जा रही है, ठीक है। तो ये मॉडरेट में काउंट कर सकते हैं अपन, यूजुअली यहीं तक होता तो अपन माइल्ड में काउंट करते, लेकिन ये फोर्थ है, फोर्थ के ऊपर तक जा रहा है, लेकिन सेकंड से ऊपर नहीं गया, देखिए फर्स्ट और सेकंड रिब यहाँ पे आ रही है, तो इस वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। तो यदि सेकंड एंटीरियर रिब से भी ऊपर होता तो इसको अपन मैसिव इफ्यूजन बोल देते। तो सेकंड से ऊपर है तो मैसिव, फोर्थ से ऊपर है तो मॉडरेट, फोर्थ से नीचे है तो माइल्ड इफ्यूजन यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक एंटिटी आते हैं सब पल्मोनिक इफ्यूजन। सब पल्मोनिक इफ्यूजन, देखिए सब पल्मोनिक इफ्यूजन किस तरह से होता है। यहाँ पे ब्रेस्ट शेडो आपको दिख रहे हैं, ये स्टमक शेडो है, ठीक है, और यहाँ पे ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम और स्टमक के बीच की तो डिफरेंस है, देखिए अराउंड 1 सेंटीमीटर ये होगा। तो जब ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, इतना हो जाए, मतलब गैस्ट्रिक बबल आपकी यहाँ आ रही होती, ये शेडो आप देखिए गैस्ट्रिक बबल यहाँ होता और ये डायफ्राम है, तो ये शेडो मोर देन 2 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सब पल्मोनिक इफ्यूजन। राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में भी लगभग ऐसे ही होगा कि राइट साइड के अंदर आपको डायफ्राम लगभग आपको पूरा दिखेगा, डायफ्राम का काउंटूर यहाँ पे लॉस, डायफ्राम कंटूर यहाँ पे लॉस नहीं होता है, यही ध्यान रखना है सब पल्मोनिक इफ्यूजन के अंदर। सब पल्मोनिक इफ्यूजन खाली लेटरलाइजेशन हो जाता है। लेटरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, डायफ्राम का जो डोम है उसका जो शेप है वो यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि अंदर नीचे मतलब एक तरह से सब पल्मोनिक मतलब जो लंग है, जो लंग का जो पोस्टीरियर गटर है वहाँ, और डायफ्राम के बीच में वहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। सब पल्मोनिक मतलब डायफ्राम के नीचे, मतलब डायफ्राम की तो एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगी ना, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो डायफ्राम और पोस्टीरियर गटर जो है डायफ्राम का, वहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, तो जो पीछे वाला जो मतलब पोस्टीरियर पार्ट है वो प्रेस हो जाता है फ्लूइड के कारण, और ऊपर वाला वैसे ही रहता है। तो डायफ्राम का जो कंटूर है वो पूरा ढंग से नहीं बन पाता और वो थोड़ा मतलब साइड में चला जाता है, डोम आप ऐसा बोल सकते हो। इसको लेटरलाइजेशन या फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम है, तो फ्लैट हो जाएगा या तो, क्योंकि फ्लूइड और लंग और डायफ्राम के बीच में फ्लूइड लगे तो डायफ्राम फिर लंग भी थोड़ा कोलैप्स हो सकता है ऊपर की तरफ, वो डायफ्राम नीचे फ्लैट हो सकता है और साथ ही यहाँ पे डोम चला जाएगा या फिर लेटरलाइजेशन का हो जाएगा। तो लेटरलाइजेशन या फिर फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम यहाँ पे मिल सकता है, उसको अपन सब पल्मोनिक इफ्यूजन बोल सकते हैं। तो इसके आगे कंफर्म करने के लिए इसमें यूएसजी करवाई जाती है। लेटरल इफ्यूजन नहीं करवाया जाता है, यूएसजी यहाँ पे करवाई जाती है, ठीक है। अब मैंने एक बात की थी डी साइन की, उसको अब समझिए। इसका एग्जाम्पल हो गया इंसिस्टेड प्लूरल इफ्यूजन या लोक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन। डी साइन का मतलब क्या है, देखिए ये तो ये ब्रेस्ट शेडो यहाँ पे कवर हो रही है, इसलिए पूरा आप नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा आप ध्यान से आप देखोगे, अगेंस्ट द वॉल आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे एक डी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक डी की तरह बना, जैसे अपन डी लेटर डी लिखते हैं इंग्लिश का, ठीक है, वो डी लेटर यहाँ पे बन रहा है। तो ये लोक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन है, मतलब ये इस तरह यहीं पे प्लूरल इफ्यूजन है, नीचे की तरफ इफ्यूजन नहीं है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे ये इफ्यूजन एक तरह से लोक्यूलेशन यहाँ पे हो गया। कुछ क्या होता है लोक्यूलेशन, ड्यू टू फाइब्रोसिस, पहले इफ्यूजन था और वहाँ पे फिर क्या हुआ, फाइब्रोसिस बन गई, फाइब्रोटिक सेप्टा यहाँ पे बन गए, सेप्टा के बीच में फ्लूइड जमा हुआ है ना, फ्लूइड लगा हुआ है ऐसा बोल सकते हो। तो इसको लोक्यूलेटेड इफ्यूजन अपन बोल देंगे। फिर मैंने बोला फ्लूइड इनसाइड द फिशर, फ्लूइड इनसाइड फिशर, इसको अपन क्या बोलते हैं, फैंटम ट्यूमर या सूडो ट्यूमर या वेनिशिंग ट्यूमर इसको बोला जाता है। जो आपके हॉरिजॉन्टल फिशर है उसके अंदर फ्लूइड होता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा
एक ओपेसिटी आपको यहाँ पे दिखती है, जिसको अपन क्या बोल देंगे, ट्यूमर की तरह वो दिखते, लगता है कि एसपी है ना या फिर ट्यूमर है, लेकिन डायरेटिक देने पे या फिर टीबी का ट्रीटमेंट करने पे वो चली जाती है, ठीक है। तो मेनली ये CHF में ऐसा पाया जाता है। इसके अलावा जो हाइपोएल्बुमिनीमिया है या फिर रीनल इन्फेक्शन हो गया है, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह है, उनके अंदर भी ऐसा मिल सकता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्यूडो ट्यूमर, वेनिशिंग ट्यूमर या फिर फेंटम ट्यूमर, ठीक है। इसका DD क्या होगा, मास इसकी DD में आएगा। अब एक क्वेश्चन आपके आता है कि किस डायग्नोस्टिक मेथड के अंदर मिनिमम कितना अमाउंट अपन फ्लूइड मेजर कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं। तो PA व्यू है, जब एक्सरे का PA व्यू है, उसके देखिए फ्लूइड यूजुअली क्या होता है, एक थिन वाल यहाँ पे थिन ये केविटी होती है, फ्लूइड बनना स्टार्ट होता है तो ग्रेविटी कार्ड नीचे ही गिरेगा, तो नीचे फ्लूइड यहाँ पे आगे इकट्ठा होते जो पोस्टरी गटर है उसको फिल करेगा पहले, उसके बाद में इकट्ठा होकर थोड़ा ऊपर तक आएगा। तो ये नहीं कि 5 ml 2 ml 10 ml आए तो आपको दिख जाएगा, यूजुअली नहीं दिखता। तो ये पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है या फ्रंटल व्यू जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर एटलीस्ट आपको 175 to 200 ml तक फ्लूइड होना चाहिए, तब जाके वो CP एंगल ब्लंटिंग स्टार्ट होती है, दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लेटरल व्यू, यदि आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो कि CP एंगल ब्लंटिंग है कि नहीं है, फ्लूइड हो सकता है नहीं हो सकता, तो लेटरल व्यू बहुत अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे होता है। तो लेटरल व्यू के अंदर क्या होता है, फ्लूइड यहाँ पे एक लेयर की तरह दिख जाता है आपको। तो यहाँ पे 50 से 75 ml, 50 to 75 ml पे भी आपको लेटरल व्यू के अंदर फ्लूइड दिख सकता है। एक होता है लेटरल डेक्यूबिटस व्यू, ये लेटरल व्यू मैंने बताया, लेटरल व्यू के अंदर आपको साइड से आप देखोगे तो फ्लूइड दिख जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक। सॉरी, मैंने पहले डेक्यूबिटस भी बता दिया था। डेक्यूबिटस व्यू के अंदर तो 10 से 25 ml फ्लूइड से ही काम चल जाएगा, बहुत कम फ्लूइड में यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, ठीक है। लेटरल व्यू के अंदर क्या होता है, लेटरल व्यू आप ऐसे देख रहे हो, है ना, तो आप एक फ्लूइड आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। फिर एक आता है USG चेस्ट के अंदर आप देखिए, USG मोर सेंसिटिव होता है एक्सरे की बजाय फ्लूइड को देखने के लिए। तो वहाँ पे अराउंड 25 ml फ्लूइड के अंदर भी USG डायग्नोस्टिक होती है। USG उसको पकड़ सकते हैं कि हाँ भैया फ्लूइड यहाँ पे है, और वो क्या बोलेंगे, जस्ट मिनिमल फ्लूइड यहाँ पे एक्सपिरेबल हो सकता है, नॉन एक्सपिरेबल हो सकता है, वो डेप्थ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट CT चेस्ट के अंदर इवन 10 ml या उससे भी कम फ्लूइड को भी आप देख सकते हो, बिल्कुल मिनिमल सा 10 ml, मतलब बहुत कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत मिनिमल सा है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें CP एंगल ब्लंटिंग की DD क्या होगी, है ना। इस साइड में एंगल ब्लंट है तो उसकी DD क्या होगी वो अपन बात करेंगे, ठीक है। यस, कॉस्ट ऑफ एंगल ब्लंटिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एंगल ब्लंटिंग, प्लूरल इफ्यूजन सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें इफ्यूजन हो सकता है, एम्पाइमा हो सकता है, हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है, जो भी आप बोलो वो सब इसकी DD के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लूरल थिकनिंग, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ये प्लूरल थिकनिंग मैंने आपको बताई थी इस एक्सरे के अंदर, ये प्लूरल थिकनिंग है, यहाँ पे प्लूरा बिल्कुल थिक हो रखी है, और साथ में प्लूरल प्लाग भी यहाँ पे बन रहा है, तो प्लूरल थिकनिंग भी यहाँ पे DD में, कॉस्ट ऑफ एंगल ब्लंटिंग की DD में आएगा, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन के अंदर भी आपको कभी कभी ये जो कॉस्ट ऑफ एंगल यहाँ पे ब्लंटिंग हो जाएगी, लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन, लेफ्ट लोअर लोब मास, ठीक है। सॉरी, राइट और लेफ्ट दोनों हो सकता है ना, इस राइट लेफ्ट नहीं है, मतलब लोअर लोब कंसोलिडेशन, लोअर लोब मास, लोअर लोब कोलैप्स। इसके अलावा COPD और बुल्ला फॉर्मेशन होता है, एम्फाइसीमा होता है, उसके अंदर भी आपको CP एंगल, क्योंकि वहाँ पर डायफ्राम फ्लैट हो जाता है तो आपको CP एंगल नहीं बनता, तो वो भी ब्लंट आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। एक मैंने बोला था वाइट आउट ऑफ द लंग, है ना, तो यूनिलेटरल वाइट आउट ऑफ द लंग क्या होगा, यूनिलेटरल वाइट आउट ऑफ द लंग, उसके अंदर क्या DD हो सकते हैं, ये पूरा वाइट आउट हो गया, उसकी DD क्या हो सकते हैं। तो एक मैंने आपको बताया, मास जो होता है, बिग मास, बहुत बड़ा मास हो तो ऐसा हो सकता है। मैसिव प्लूरल इफ्यूजन मैंने आपको बताया कि पूरा मैसिव इफ्यूजन में पूरा भरा हुआ है, तो भी आपको वाइट आउट ऑफ द लंग की DD में आएगा वो। इसके अलावा टोटल लंग कोलैप्स, है ना, मेन ब्रोंकस ही ब्लॉक हो गया, मेन ब्रोंकस में ही मास आ गया तो पूरा ही लंग कोलैप्स हो गया, इधर मेन ब्रोंकस में आ गया तो लेफ्ट लंग कोलैप्स हो गया तो पूरा। इसके अलावा पल्मोनरी एजेनेसिस, हाइपोप्लेजिया, न्यूमेनेक्टमी, मतलब लंग ही नहीं है ना, पल्मोनरी एजेनेसिस, हाइपोप्लेजिया या न्यूमेनेक्टमी, लंग ही हटा दिया है, ठीक है। इसके बाद में आता है कंसोलिडेशन के से ऑल 3 लोब इन्वॉल्व हो कंसोलिडेशन के अंदर तो भी ऐसा हो सकता है। एक होता है ARDS, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि नॉन कार्डियोजेनिक होता है, वो यूनिलेटरल भी, यूजुअली बायलेटरल होता है लेकिन यूनिलेटरल भी हो सकता है। फिर एक आता है मेसोथेलियोमा, ठीक है, मेसोथेलियोमा आपने सुना होगा, जो प्लूरा होती है उसकी जो प्राइमरी लिंग मैलिग्नेंसी की तरह मेसोथेलियोमा होती है, प्राइमरी प्लूरल मैलिग्नेंसी, इसके अलावा मेसोथेलियोमा। तो मेसोथेलियोमा के अंदर पूरा प्लूरा यदि इन्वॉल्व है तो वो आपको वाइट यहाँ पे दिखेगा। फिर चेस्ट वॉल ट्यूमर्स लाइक सार्कोमा,
ठीक है, सार्कोमायस होता है। डायफ्रामेटिक हर्निया, यदि डायफ्राम में बहुत बड़ा ही डिफेक्ट आ गया और कंटेंट पूरा ऊपर आ गया तो लंग पूरा कोलैप्स होकर आपको कंटेंट ऊपर आ सकता है, या फ्लूइड के कारण या जो कैविटी यहाँ पे बनती हो। हर्नियास की मैं आगे बात करूँगा, आपको आगे समझ में आएगा। एक बहुत बड़ा मास मैंने सबसे पहले बोला था, तो लार्ज या बिग मास हो तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इफ्यूजन के अंदर एक क्वेश्चन आता है यूनिलेटरल इफ्यूजन और बायलेटरल इफ्यूजन का, ठीक है। ये यूनिलेटरल इफ्यूजन है, देखिए यहाँ पे कोई इफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे आपको ये गैस्ट्रिक बबल यहीं दिख रहा है। गैस्ट्रिक बबल नीचे होता है, मोर देन 2 सेंटीमीटर यहाँ पे डिफरेंस होता तो सबकॉल इफ्यूजन बोला जा सकता था, लेकिन यहाँ यूनिलेटरल इफ्यूजन है। तो इनके डीडीज क्या होता है? तो यूनिलेटरल इफ्यूजन यूजुअली बोला जाता है कि एक्सुडेटिव टाइप का होता है, ठीक है, और ट्रांजिटिव टाइप जो होता है उसके अंदर यूजुअली बायलेटरल इफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यूनिलेटरल इफ्यूजन के डीडीज के अंदर क्या आएगा? मैलिग्नेंसी यूजुअली यूनिलेटरल आती है, ठीक है, जिस तरह पे मास होगा, जिस तरह मेट्स होंगे, बायलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली यूनिलेटरल होता है, बायलेटरल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस मेनली यूनिलेटरल स्टार्ट होता है पहले, उसके बाद में बायलेटरल भी हो सकता है। बायलेटरल यदि होता है तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कार्डियक कंडीशन हो उसको, ठीक है, कार्डियोमेगली साथ में आपको मिल सकती है, CHF का पेशेंट हो, दूसरा एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ मतलब लीवर, और तीसरा किडनी मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर किडनी खराब है उसकी, उस कारण से भी ऐसा हो सकता है। प्रोटीन लॉस हो गया, हाइपरप्रोटीनीमिया उसको हो सकता है। लीवर सिरोसिस उसके अंदर भी प्रोटीन लॉस होता है, साथ में आपको असाइटिस मिलेगा, और लीवर वाले में आपको साथ में रीनल वाले में आपको रीनल कंप्लेंट्स मिलेंगे, रीनल जो किडनी है उसकी कंप्लेंट्स आपको मिलेगी, क्रोनिक हिस्ट्री वहाँ पे उसकी होगी, यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। यूनिलेटरल के अंदर मैंने आपको बताया मास हो गया, टीबी हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया, एम्पाइमा हो गया, हीमोथोरेक्स चेस्ट पर ट्रोमा हो गया, ठीक है, काइलोथोरेक्स वगैरह हो गया, मेडिसिनल लिम्फोमा हो गया, उसके अंदर काइलोथोरेक्स यहाँ पे हो सकता है। तो यूनिलेटरल मेनली ये वाले कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो इफ्यूजन की अपन ने बात की है अभी, ठीक है। चलिए, तो इसमें इफ्यूजन में लगभग मैंने चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है। आगे फिर अपन CT और मतलब पहले USG और फिर CT करवा सकते हैं कन्फर्मेशन करने के लिए आगे कि क्या है। उसके बाद में डायग्नोस्टिक निकाला जाता है कि डायग्नोस्टिक में किस तरह का इफ्यूजन ट्रांजिटिव है कि एक्सुडेटिव है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट, उसके पहले एटियोलॉजी आप ढूंढने के, कोज आप ढूंढने के, उसके बाद में उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अबनॉर्मलिटी ऑफ डायफ्राम्स।